आज एक सवाल है, सवाल क्या वाकई इजराइल के साथ ज्यादा दोस्ती गांठना सरकार नहीं करती हमारे, लेकिन जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी की सरकार जो दोस्ती गांठती है उस पार्टी की तरफ से जो तमाशा हमारे ही देश के अंदर होता है वो भारी पड़ गया है क्या? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लोग बेचैन हैं। दरअसल जब ओआईसी की मीटिंग हुई थी, इजराइल ने जो हमला कतर पर किया था उसके बाद दोहा में एक मीटिंग हुई, उसमें मिस्र ने एक प्रस्ताव रखा। इजिप्ट ने कहा कि हमें एक ऐसी सेना बनानी चाहिए जो नेटो की तरह, जिसमें तमाम मुस्लिम परस्त देश है, 57 देश, ये सारे 57 देशों के जो सैनिक हैं वो उसमें शामिल हो, उनके हथियार शामिल हो और हम एक मजबूत स्थिति में आएंगे। उसको आई गई करने की कोशिश तो हुई होगी, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ आ गए उसी तर्ज पर, और जो फैसला लिया गया है उस पर भारत को चिंतित होने की जरूरत है। क्यों, बताऊंगा। इसी के साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नेतन्याहू पर लेबल लगा कि हाँ वो जेनोसाइड कर रहे हैं, और हाँ इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल की सेना ने कर दिया कि हाँ ये व्यक्ति जेनोसाइड कर रहे हैं। और तो और ईरान ने कह दिया, एक बार मौका तो दो, पूरे दुनिया के नक्शे से इजराइल को गायब कर दूंगा। और गायब करने का तरीका मतलब सिर्फ बम गोला बारूद नहीं है, बल्कि कह दिया कौन इजराइल, कैसा इजराइल, सब सिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। दरअसल हुआ ये खबर कहां से शुरुआत हुई मैं बताता हूं। पहले तस्वीर देखिए, इसमें आपको एक सऊदी अरब की क्राउन प्रिंस नजर आएंगे और दूसरे सब जानते हैं शहबाज शरीफ। ये शहबाज शरीफ खड़ा हुआ है वहां पाकिस्तान का। अब इन दोनों को जरा गौर से देखिए, मोहब्बत की पींगें गांठी जा रही हैं। लगातार नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात का दावा किया कि बहुत सारी चीजें हुई, ये हुआ। मैं अभी विदेश नीति की बात नहीं कर रहा, साफ बात यह है कि क्या अरब सेना की शुरुआत हो चुकी है। और अरब सेना कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके लिए घातक है वो समझिए। तो इसको समझने के पहले कतर ऑब्जर्वर को पढ़ना पड़ेगा। कतर ऑब्जर्वर कहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ने नेटो की स्टाइल में एक डिफेंस पैक्ट पर साइन किए। ये डिफेंस पैक्ट क्या कहता है, अगर एक पर हमला होता है यानी सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान अपना शस्त्रागार यानी कि मतलब बारूद खाना, अपना तोप खाना खोल देगा, उसमें जितने हथियार है सब फूंक देगा सऊदी अरब के दुश्मन पर हमला करने के लिए। लेकिन यही काम सऊदी अरब भी करेगा, यानी अगर पाकिस्तान पर कोई भी देश हमला करता है तो सऊदी अरब सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और जो कुछ मदद हो सकेगी हथियार से लेकर जो भी वो करेगा। पढ़ लीजिए, ये जितना भी है सारी चीज़ें भाई। इसके बाद खुद हमारे देश के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस बात को रखा। स्पोक्स पर्सन ने रणदीन जायसवाल ने सवाल पूछे हैं, किससे? सऊदी अरब से। पाकिस्तान से तो पूछेंगे नहीं, तो सऊदी अरब से पूछेंगे। हम लगातार सुन रहे हैं कि भैया ये चल रहा है, क्या है ये, क्या चाहते हो, कि है क्या, चल क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान अगर है तो ठीक है, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरब का वो दुश्मन। आप सोचिए, विदेश नीति है। मैं अब भी नहीं कह रहा हूं, बात यह है कि ऐसी जगह हम खड़े हुए हैं जहां पर अगर अरब सेना बनती है तो क्या अरब सेना का कितने ऐसे देश होंगे जिनसे अगर हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तो हमें, क्योंकि हमें लगा था इजराइल के साथ वाला होगा, यहां तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर बाद में होगा, पहले अपना देश ही चिंतित है इस बात को लेकर। मधुरेंद्र कुमार ने लिखा भी, सऊदी और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पर साइन करना भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि वॉर की स्थिति में सऊदी पाकिस्तान को मदद करने के लिए बाध्य होगा। इसके ये आप समझिए, सऊदी अरब किसे करेगा सपोर्ट? पाकिस्तान को। ये अपने आप में बड़ा डरा देने वाला है। तो क्या एक नया गुट तैयार हो रहा है, उस गुट में भारत का है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये एक विजुअल निकल कर सामने आया, ये देखिए। इसमें रशियन न्यूज़ ने बताया, रशियन न्यूज़ ने कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक म्यूचुअल सिक्योरिटी ट्रीटी हुई है। और ये ट्रीटी का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों के बीच इस बात को लेकर संबंध तय हुए हैं पूरे, कि भाई इन दोनों देशों के बीच एक खेल ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का जो दुश्मन होगा, सऊदी अरब का भी वही दुश्मन होगा। ये क्लियर है। सऊदी अरब का दुश्मन कौन? जो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये मैं नहीं कह रहा, सुन लीजिए, यही है ना। अब इससे टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन टेंशन
एक और देश की बड़ी है, वो है नेतन्याहू की। तो नेतन्याहू की कैसे, तो पहले खबर पढ़िए। इजराइल के सोल्जर्स ने पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उसके सामने पेश होते हैं, क्योंकि इजराइल की थूथू बहुत हो रही है। तो ये पार्लियामेंट की जो कमेटी है उसने गठित किया और इजराइल के सैनिकों को बुलाया, उनसे पूछताछ चल रही थी। तो इसमें पूछताछ में जो वहाँ के सैनिक हैं, ब्रिगेडियर हैं, उन सब ने जो लड़ रहे थे गजा में, उन्होंने कहा था हाँ हम पागल हो रहे हैं। देखिए खबर क्या है, नेतन्याहू जो है वो लगातार मासूम फिलिस्तीनियों को मारने के लिए दबाव डालता है। ये मैं नहीं कह रहा, इजराइल के सैनिक ब्रिगेडियर और जो भी कमांडर जो भी होते हो वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम पागल हो चुके हैं, मेंटली इल है। और यही नहीं, हमारे कई साथी तो सुसाइड तक कर चुके हैं। लेकिन फर्क किसे पड़ता है, उन्होंने पूछा मैं फर्क किसे पड़ता है, हम लगातार मर रहे हैं लेकिन नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है फिलिस्तीनियों को मारो, हमास को नहीं, फिलिस्तीनियों को। इन सब के बीच ईरान ने एक बड़ा धमाका कर दिया। ईरान ने कहा कि एक काम करते हैं भाई, क्या बातचीत करनी, बुलाओ। उन्होंने कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन आया है। 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो मसला था मैं आपको थोड़ा बता दूं, उसके तहत फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही थी। ठीक है, मान्यता मिलने वाली है, यूएन के सपोर्ट वाला मसला और तमाम चीज़ें। तो ऐसे में ईरान से पूछा तो उन्होंने कहा 2 स्टेट सॉल्यूशन से मैं खुश नहीं हूँ, फिलिस्तीन के समर्थन में हूँ। लेकिन इजराइल कौन? इजराइल वो जिसने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया, इजराइल वो जिसने 2023 7 अक्टूबर के बाद लगातार गजा के लोगों को मारा हमास के नाम पर, और इतने खून खराबे और इतने लोगों के मारे जाने के बावजूद हम कहते हैं इजराइल एक देश है। हम नहीं मानते, सिर्फ हमारे लिए फिलिस्तीन एक देश है। क्या इजराइल की मान्यता छीनने वाली है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वहीं ईरान ने यह भी कहा कि अगर इस बार कुछ भी होता है तो लोग याद करेंगे एक था इजराइल, क्योंकि इस बार मैप से पूरी तरह से इजराइल को मिटा दिया जाएगा, ये कह दिया गया है। अब देखिए एक और खबर आई, पहले खबर क्या है पहले सुनिए। Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. तो ये कहते हैं कि एर्दोगन यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति से कहा, एर्दोगन साहब ये हमारा शहर है। कौन सा शहर? यरूशलेम। ये हमारा शहर था, है और रहेगा, और ये दोबारा डिवाइड नहीं होगा। दरअसल ये मुद्दा कहाँ से उठा, क्योंकि फ़िलिस्तीन को मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। इन सब के बीच एर्दोगन क्या, वैसे भी देखिए बताऊं क्या है, यरूशलेम जो है ये यहूदी कहते हैं हमारे लिए बहुत पवित्र है, और इजराइल जो गजा है या मुसलमान कहते हैं वो कहते हैं हमारे लिए भी वही अलक्सा वगैरह, अलक्सा है, अलक्सा के अलावा कई और छोटी मस्जिदें भी वहाँ पर हैं। तो उनका अपना इतिहास है मुसलमानों का वहाँ से। लेकिन ज़बरदस्ती, अब सोचिए आप आते हैं कहाँ से, आपको खदेड़ को कौन भगा रहा है? भगा कौन रहा है? आपको हिटलर भगाता है जर्मनी से। लेकिन अचानक से आपके लिए यरूशलेम बहुत पुराना हो जाता है। ये झूठ नहीं है, हो भी ना हो, लेकिन एर्दोगन ने कहा कि पूर्वी यरूशलेम नहीं छोड़ेंगे। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। आप अचानक से दूसरों की ज़मीन पर कब्जा करके अपना तीर्थ स्थल बसाते हैं। Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam Biz Müslümanlar olarak Biz Müslümanlar olarak Kudüs üzerindeki haklarımızdan तो कह दिया एर्दोगन ने कि हम मुस्लिम पूर्वी यरूशलेम पर अपने अधिकारों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दूं पूर्वी यरूशलेम बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तीसरा पवित्र स्थान माना जाता है पूर्वी यरूशलेम मुसलमानों में। और ऐसे में जब चुनौती मिली बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, तो कहा थोड़ा औकात में हम खड़े, 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार।